फरवरी मंथ की करंट अफेयर पर बेस एमसीक्यू का पार्ट 2 देखेंगे आज हम। और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी करंट अफेयर जिन पर एमसीक्यू बनते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गोल ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द फिलेरियोसिस। देखिए, ये जो एक फिलेरियोसिस होती है, ये एक टाइप की बीमारी होती है। अब ये बीमारी होती कैसे है? आपकी बॉडी में एक कीड़ा चला जाता है। अब वो कीड़ा जाता कैसे है? वो कीड़ा जाता है एक मॉस्किटो के थ्रू। अगर कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को बाइट कर ले तो ये उसकी बॉडी में चला जाता है। और ये जब बॉडी में जाता है तो आपको इमीडिएटली नहीं दिखाई देगा, 1 2 3 4 मंथ के बाद या 5 6, ये काफी 5 से 10 साल के बाद ये दिखाई देता है बॉडी में। और इसकी वजह से ना पैर या जिस भी बॉडी के पार्ट पर वो इसका जो इन्फेक्शन होता है वो इतना ऐसा हो जाता है जैसे एलिफेंटिया। मतलब एलिफेंटिया नहीं, जैसे एलिफेंट का पार्ट, जैसे उसका पैर हो गया, उसका सूंड हो गया, बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए इसको जो फिलेरियोसिस होती है इसको एलिफेंटियासिस डिसीज भी बोला जाता है। तो अब इसी डिसीज को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना टारगेट रखा 2026 तक हम इसको खत्म कर देंगे। और भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा कि इसको हम 2027 तक खत्म कर देंगे। तो इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है वो है 2000, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, और ये ऑप्शन बी, टू इरेडिकेट द फिलेरियोसिस बाय द 2026। तो इस बीमारी को 2000, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, 2026 तक बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये बताना है कि भाई ये जो बीमारी है फिलेरियोसिस, व्हाट कॉजेज द लिम्फेटिक फिलेरियोसिस इन द ह्यूमंस। तो ये बीमारी किसकी वजह से होती है? क्या ये कोई वायरल इन्फेक्शन है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फंगल इन्फेक्शन है, या ये पैरासाइटिक बूम इन्फेक्शन है? तो देखिए, जब मैंने बताया हमारी बॉडी के अंदर एक कीड़ा चला जाता है, तो उस कीड़ा, देखिए ये कोई वायरस नहीं है, या बैक्टीरिया नहीं है, ये फंगल नहीं है, ये टाइप का कीड़ा होता है। जनरली अगर मेल की बात करें तो मेल 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है कीड़ा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर करता है। और फीमेल का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर का होता है। तो ये बॉडी के अंदर जाकर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को हाथी के जैसे, अगर पैरों में काटा है मच्छर ने तो पैर को ऐसा बना देगा जैसे हाथी का पैर है। इसको इसको जैसे मैंने एलिफेंटियासिस डिसीज भी बोला जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द लिम्फेटिक फिलेरियोसिस स्प्रेड। ये जो फिलेरियोसिस होता है ये कैसे स्प्रेड करता है? जैसे मैंने बताया, ये मच्छर, जो इन्फेक्टेड मच्छर होते हैं उसके थ्रू फैलता है। तो अगर इसका आंसर हो जाएगा थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो जो बाइट होते हैं, मॉस्किटो जो होते हैं वो काट लेते हैं। स्पेशली इन्फेक्टेड मॉस्किटो पानी से नहीं फैलता, कंटामिनेटेड वाटर से नहीं फैलता, हवा से नहीं फैलता, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम बैठ कर खाना खा रहे हो उससे नहीं फैलता है। ठीक है, तो ये जो फैलता है ये फैलता है मच्छरों के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अब देखिए ये यहाँ पर नोट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, मतलब मैं पीडीएफ अटैच करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, अभी हुआ क्या है कि आरबीआई ने जो पेटीएम था, पेटीएम के खिलाफ सख्त एक्शन लिए हैं। उसका एक रीजन ये था कि जो पेटीएम है वो चाइनीज कंपनी का था और ये सारा डेटा चाइना को शेयर कर रहा था। तो आरबीआई ने इनको वार्न किया था, पेटीएम को, काफी सालों से इसको, मतलब इसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी लगाई थी, लेकिन इन्होंने पेटीएम ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो उसकी वजह से आरबीआई को सख्त कदम उठाने पड़े। और अब पेटीएम को पूरी तरह से, मतलब कोई भी ना तो ये पेटीएम को पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, और ना ही ये, मतलब और ये जो होते हैं इनके बैंक में डिपॉजिट ले सकता है। तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा पेटीएम बैंक है, पेमेंट पेटीएम बैंक, कोई जियो नहीं है, एयरटेल नहीं है, कोई सा पेटीएम बैंक नहीं है, केवल पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने सख्त एक्शन लिया, इसको डीवार कर दिया पूरी तरह से। मतलब ये कोई भी डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हालांकि ये कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी दूसरी कंपनी के साथ कुछ कोलैबोरेशन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए ए। नेक्स्ट देखिए, करप्शन। अब यहाँ पर आपको भारत के बारे में पता लगेगा कि भारत में कितना करप्शन है।
ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है CPI, ये हर साल जारी किया जाता है। ये बस आपको ये याद नहीं रखना कि कौन जारी करता है, ये कोई याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना इंडिया की रैंकिंग क्या थी। तो ये 180 देशों की रैंकिंग करते हैं और इस बार 2023 में जो रैंकिंग हुई, इंडिया की रैंकिंग उसके अंदर 93 थी। आप समझ गए? तो इंडिया के अंदर करप्शन कोई कम नहीं है भाई, 180 में से आधा करप्शन हो रहा है, 180 में से 93 रैंकिंग है। इट्स मीन करप्शन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है। और आप देख सकते हो कि अभी आपने देखा होगा कि जो बॉन्ड थे, जो पॉलिटिकल जो हमारी पार्टी है, उनको कितने पैसे मिले हैं। किसी को तो बहुत ही ज्यादा मिले हैं। इवन कुछ कंपनियों ने, ऐसी ऐसी कंपनियों ने डोनेट करा है जिन पर ऐसा एलिगेशन लगे हुए हैं कि जिनका प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बिजनेस को अपना एक्सपेंड करने के लिए, या डर बोल सकते हो, उसकी वजह से उन्होंने जो है डोनेशन दिया है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पर कितना करप्शन हो रहा है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, परसेप्शन इंडेक्स। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कौन जारी करता है। यूपीएससी वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, ये जारी करती है हर साल। तो इंडिया की, बस आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टेम्पल आपको बताना है कि ये जो कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है। देखिए, ये जो टेम्पल है ये आसाम के अंदर गुवाहाटी में स्थित है और ये 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ, आपको शक्तिपीठ के बारे में पता होगा, नहीं भी पता हो बस याद रखना कि 50 ये जो है आसाम के अंदर है। और तो बस ये याद रखना, अगर स्टेट का नाम पूछता है कि कौन से स्टेट, तो आसाम के अंदर। अगर किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम पूछता है तो सिटी का नाम है गुवाहाटी, तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। देखिए, मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी। एक और बात याद रखना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, हिंदू फेस्टिवल है ये, अम्बुबच्चू मेला। तो अम्बुबच्ची मेला का नाम है, तो ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया क्योंकि कुछ ऐसा खास है नहीं, फिर भी एक बार आप पढ़ लेना, अगर आए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दे। अब अभी देखिए 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो मैंने पिछले वाले जो फरवरी मंथ का पार्ट 1 मैंने कवर किया था, तो उसके अंदर मैंने वहां पर भारत रत्न पर एमसीक्यू बनाए थे, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़े अलग टाइप के, क्योंकि उस पर एमसीक्यू बनते हैं इस बार जो है एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये बताना है कि पहली बार 1954 में जब भारत रत्न दिया गया था, तो वो किन किन लोगों को दिया गया था। क्या महात्मा गांधी जी थे, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इनको तो नहीं मिला। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है फैक्चुअल चीज है, आपको रटी रटाई आपको पता होना चाहिए। श्री राजगोपालचार्य जी को मिला था, राधा कृष्ण को मिला था और सीवी रमन को मिला था। तो इसका जो आंसर है वो बी है। तो इनको पहली बार, 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न मिला है। देखिए, मैं एक और बात बता देता हूँ, भारत रत्न जनरली 3 लोगों को मिलता है, लेकिन इस बार एक्सेप्शन हुआ है कि 5 लोगों को मिला है। अब ये कुछ कह नहीं सकते क्यों मिला है, कोई रीजन वगैरह तो गवर्नमेंट ने ऐसा मेंशन नहीं किया कि इस रीजन की वजह से 5 लोगों को दिया है। इस पर इवन अपोजिशन पार्टी भी सवाल उठा रही थी कि आपने 5 लोगों को क्यों दिया है। तो चलो, ये हमारा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हमारा तो क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, इस बार 5 लोगों को दिया गया। और एक और बात याद रखना, अगर आयोग थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है। पहले तो ये जो अवार्ड था 2011 से पहले आर्ट में दिया था, लिटरेचर में दिया था, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज, इनमें जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है, तो उन लोगों को ये दिया जाता था। लेकिन 2011 के बाद किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन इंडेवर, तो किसी भी फील्ड में जिसने ह्यूमन में बहुत अच्छा काम किया है, तो ये दिया जाता है। अब ये उत्तराखंड के लिए, जो उत्तराखंड के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये खबर, यूकेपीसीएस के लिए। हालांकि यूकेपीसीएस के लिए मैं अलग से करंट अफेयर कवर करूंगा, तो अगर कोई याद रखना है तो यूकेपीसीएस के लिए याद रख लेगा। मुझको नहीं लगता है कि यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु सेट अ न्यू स्पेस ड्यूरेशन रिकॉर्ड। देखिए, अभी एक एस्ट्रोनॉट थे, उसका एस्ट्रोनॉट का नाम बताना है। उन्होंने 878 डेज स्पेस में बिताए हैं, तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपको उनका नाम बताना है कि उनका नाम क्या था। देखिए, ये रसिया के एस्ट्रोनॉट हैं और इनका नाम है ओलेग कोनोनेको। तो इनका नाम याद रखना, ओलेग
कोनोनेको। तो उलेग कोनोनेको रशिया के एस्ट्रोनॉट है और इन्होंने 878 डेज स्पेस में, जो स्पेस स्टेशन है उसमें बिताए हैं। पूछा भी जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट खबर है, इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर इस पर कोई क्वेश्चन बनता तो नहीं है। देखिए, ट्रैफिक की समस्या पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि ये केवल इंडिया के बड़े शहरों की समस्या है, ये वर्ल्ड में सभी बड़े शहरों की समस्या है। लंदन पहले नंबर पर आता है जहां पर ट्रैफिक के मामले में ये सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिटी है। और इंडिया की जो शहर है, तो बेंगलुरु छठे नंबर पर आता है, पुणे आता है 7वें नंबर पर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक के मामले में मतलब एक कंजेशन है। तो इंडिया का जो 2 सिटी है, एक छठे नंबर पर आती है, एक 7वें नंबर पर आती है। तो छठे नंबर पर जो सिटी है उसका नाम है बेंगलुरु, और जो 7वें नंबर पर सिटी है उसका नाम है पुणे। देखिए, उसका एक रीजन क्या है कि वो ये रहा है कि जो अर्बन एरिया है और जो रूरल एरिया में लाइवलीहुड का कोई साधन है नहीं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो जिनके पास एग्रीकल्चर नहीं है, सब वो लोग यहाँ जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर इंडिया में एग्रीकल्चर में कोई रिफॉर्म ऐसा कोई मतलब कुछ हो नहीं रहा है। सच बताऊं तो ग्राउंड रियलिटी में रहने कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग पढ़ने के बावजूद भी एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते, या उन्होंने कुछ ऐसा मतलब कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ रिसर्च वगैरह एग्रीकल्चर में कुछ नहीं करना चाहते वो। तो वो उनको चाहिए अर्बन शहर की लाइफ। तो वो क्या करते हैं कि शहर में चले जाते हैं, और शहर में जाने के लिए अब उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, रहना सहना सारी सुविधा सारी सर्विस डोर पर मिल जाती है उनके दरवाजे पर, इसलिए वो शहर को रहना पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, शहर बहुत ही ज्यादा मतलब अनप्लान्ड वे में इनको यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक अनप्लान वे में हो रहा है। मतलब कि कोई अर्बनाइजेशन जो हो रहा है एक प्लान वे में होना चाहिए, साइंटिफिक वे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिसने जहाँ देखा वहीं अपना घर बना लिया, कोई वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो नए शहर बन रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर नोएडा बन रहा है और गुड़गांव। तो ये बड़े शहर जो बन रहे हैं, यहाँ पर इन सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि जो बिल्डर होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, वो कहीं ना कहीं अपना पैसा बचाना चाहती है, जिसकी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। 150 करोड़ पॉपुलेशन होगी इंडिया की, तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि कोडेक्स कमेटी की, देखिए ये जो कोडेक्स कमेटी है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे मसाले होते हैं ना, मसालों का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड तैयार करती है। तो इसकी मीटिंग हुई थी, आपको ये बताना है ये 7th मीटिंग कहाँ पर हुई थी। ये अभी हुई फरवरी में। क्या दिल्ली, मुंबई, कोची या फिर चेन्नई में हुई है? तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए कि कहाँ पर हुई है। देखिए, ये जो जैसे मसालों का स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आप ना मतलब कोई भी, चाहे आप पेन खरीदो या कुछ भी खरीदो, तो इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड होता है, अगर वो उन स्टैंडर्ड पर खरा उतरते हैं तभी हम बोलते हैं अच्छा भाई ये अच्छा है। तो इसकी जो चेन्नई में मीटिंग हुई थी, इसका आंसर जो है चेन्नई है, डी आंसर है इसका, ये इसका आंसर है डी। तो चेन्नई में इसकी मीटिंग हुई थी, ये बात याद है। तो सॉरी, कोची में इसकी मीटिंग हुई थी, कोचिंग हुई थी, ये मुझे लगा चेन्नई था, लेकिन कोची में हुई थी। इसका नाम याद रखना, कोची, कोची आंसर है इसका, ठीक है, कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें मैंने यहाँ पर बस यही याद रख लेना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड। देखिए, अभी क्या है, गगनयान भेजा जा रहा है। तो गगनयान में 4 एस्ट्रोनॉट भेजे जा रहे हैं और उनके साथ एक रोबोट भेजा जा रहा है। तो आपको उस रोबोट का नाम बताना है कि भाई वो रोबोट 2025 में, ये रोबोट मतलब ये जो गगनयान मिशन अभी तक शेड्यूल किया गया है 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो प्लान यही है। तो जब भी प्लान होगा तो आपको ये बताना है कि जो 4 एस्ट्रोनॉट है और उनके साथ एक जो रोबोट जा रहा है, तो उस रोबोट का नाम क्या है। क्या उसको उसका नाम व्योम शक्ति है, क्या उसका नाम व्योम वीर है, क्या उसका नाम व्योम मित्र है, या उसका नाम व्योम ज्योति है। देखिए, ये जो है व्योम मित्र है ये। और आपने देखा भी होगा, इनको 2020 में लॉन्च 2020 में इनको लॉन्च किया गया था। तो अब इनको जो है जो गगनयान मिशन जाएगा, तो उनमें 4th एस्ट्रोनॉट के साथ इनको भेजा जाएगा। और अगर इंडिया गगन जो ह्यूमन को है, इसरो अगर सक्सेसफुल हो जाता है ह्यूमन को स्पेस में भेजने में, तो इंडिया ऐसी 4th कंट्री हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में जो ऐसा कर पाएगी। पहले नंबर पर जो रशिया होती है, दूसरे नंबर पर चाइना है, सॉरी दूसरे नंबर पर यूएसए है, तीसरे नंबर पर चाइना, 4th नंबर पर आ जाएगा इंडिया।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये, इसलिए हम बात कर रहे हैं ये। अब उत्तराखंड जो है एक पहला स्टेट नहीं है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करा है, गोवा। मैं बस यहाँ पर बता रहा हूँ, गोवा में बहुत टाइम से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, तो गोवा जो है ऐसा कोई उत्तराखंड कोई पहला स्टेट नहीं है कि जिसने ये लागू किया है, एक सेकंड स्टेट है सर। अनाप शनाप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंट्री रिसेंटली, देखिए अभी हुआ क्या है, मैं अभी बता देता हूँ, आप क्वेश्चन तो पढ़ ही लोगे। अभी ईरान पर काफी सैंक्शन लगे हुए हैं, यूरोप के, अमेरिका के, तो उसकी इकोनॉमी चरमरा गई है। और एक और चीज कि उनको टूरिज्म को एक्सपेंड करना है। तो टूरिज्म कैसे जाए, टूरिज्म वहीं जाता है, टूरिस्ट वहीं जाता है जहां पर उसको अच्छा लगता है, जहां वो सेफ्टी फील करता है। और दूसरी एक और ज्यादा मतलब एंटी ईरान सेंटिमेंट डेवलप, जो वेस्टर्न कंट्री ने ना डेवलप कर दी है कि भाई ईरान के लोग अच्छे नहीं होते हैं, है ना, उनके खिलाफ कि आप वहां जाओगे आपको मार देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसे ईरान ने ये सारी चीजें खत्म करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ईरान के लोग अच्छे हैं, खराब नहीं है, जो यूरोप के कंट्री आए हैं या फिर वेस्टर्न कंट्री आए हैं, उन्होंने जो ऐसे एंटी ईरानियन सेंटिमेंट जनरेट किए हुए हैं, तो उसको कम करने के लिए ईरान ने बोला है कि भाई हम कोई भी इंडियन जो मतलब जो ऑर्डिनरी पर्सन है, देखिए यहाँ पर किसी डिप्लोमेट की या किसी की बिजनेसमैन की बात नहीं, ऑर्डिनरी पर्सन मतलब आप जा सकते हो, ऑर्डिनरी पर्सन, तो वो 15 दिन तक बिना वीजा के ईरान घूम सकता है, केवल घूम सकता है। अगर आप वहां पर कहने लगे कि बिजनेस के लिए पर्पज से जा रहे हो, नहीं, केवल आप वहां पर घूम एज ए टूरिस्ट जा सकते हो, आपके भाई कोई वीजा वीजा नहीं लगेगा। तो ईरान एक ऐसी कंट्री, ईरान कोई पहली कंट्री नहीं है, ऐसा बहुत सारी कंट्री ने दे रखा है, तो रिसेंटली ईरान ने ये किया है। ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ पर शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसका नाम हो जाएगा ईरान। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने नोट्स डाल दिए। अब आपको ये बताना है, देखिए ये जो MQ-9B, ये एक ड्रोन है। देखिए अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजें बताने की। तो इस ड्रोन को इंडिया ने यूएसए से परचेज किया है, और 31 ड्रोन परचेज किए, कुछ में से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है, और कुछ में से इंडिया को जो है बने बनाए असेंबल कर, मतलब बने बनाए जो है उसकी यूनिट दे दी जाएगी। तो इंडिया, अब आपको ये बताना है कि ये MQ-9B इज अ वेरिएंट विच टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो ये किस टाइप के एयरक्राफ्ट का वेरिएंट है, क्या ये फाइटर जेट है, क्या ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, क्या ये कमर्शियल एयरलाइंस है, या फिर ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। देखिए इसका सही आंसर है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सी आंसर है इसका, एक ड्रोन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। देखिए ये जो आपको लग रहा है, ऐसा तो बहुत सारे ड्रोन इंडिया खरीदता है, ये बहुत खतरनाक ड्रोन है, ये प्रेडिडेटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इंडिया ने अपने हिसाब से इसको कस्टम कराया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉर्डर पर ध्यान देने के लिए ये सब चीजें कर रहा है भारत। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है एक, देखिए आपने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का तो नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये एक्सीलेटर है, पार्टिकल एक्सीलेटर यहाँ पर होता है कि वहां पर दो पार्टिकल्स को आपस में बहुत हाई स्पीड के साथ में टकराया जाता है। तो अब यहाँ से ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है स्विट्जरलैंड के अंदर, इसका और मतलब ये और लोकेट है, तो अब इसको बड़ा किया जा रहा है, और बड़ा करके इसका दायरा इतना बनाया जा रहा है कि इसको 1000 रेडियस की, सॉरी 100 किलोमीटर की रेडियस में इसको बनाया जाए, गोल बना रहे हैं। अब जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को अब नया एक इससे भी बड़ा हेड्रॉन कोलाइडर बनाया जाए, उसका नाम है फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। ठीक है, तो इसका काम, जैसे मैंने कहा कि इसका इनका जो काम है, ये एक पार्टिकल प्रपोजल, पार्टिकल एक्सीलेटर का मतलब ये होता है कि आपको बहुत तेज पार्टिकल्स को टकराना है, उनसे जो नए पार्टिकल्स बनेंगे, जैसे हिग्स बोसोन्स की अभी डिस्कवरी हुई थी जब ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बना था। तो आंसर इसका हो जाएगा ये बी आंसर इसका। तो देखिए ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है, तो ये जो है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, और ये जो है ये है 100 किलोमीटर लॉन्ग फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। ये बनाने की अभी इसको बात की जा रही है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको, और ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। तो
आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं।